तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। मैं हूं अभय कुमार सिंह, आप देख रहे हैं रैपिडेक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक हिंदी की पूरी कंप्लीट सीरीज, जिसको देखने के बाद आप कोई भी एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। कहने का मतलब हिंदी पोर्शन में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, चाहे वो यूपीपी हो, लेखपाल हो, वीडियो हो, यूपीएसआई हो। इसको हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करके एकदम एडवांस लेवल पर स्टेप बाय स्टेप में लेकर चलेंगे। एकदम जीरो से हीरो बनाने वाली हिंदी आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम बेसिक चैप्टर पकड़ कर चलेंगे। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं व्याकरण परिचय। व्याकरण परिचय क्या है, भाषा क्या है। सबसे पहले हम ये नहीं देखेंगे कि संधि पढ़ लिया, समास पढ़ लिया, सबसे पहले उछल उछल के ऐसे नहीं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिससे हमको आगे चल के ये पता हो जाए कि कौन सा रूल कब बनता है। और सिर्फ रूल रटने से नहीं, रूल बना कैसे, कहाँ से आया, एक एक चीज को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है, आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। हेडिंग आप डाल लीजिए, मेन हेडिंग डालेंगे यहां पर। तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए व्याकरण। व्याकरण शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्याकरण की जरूरत क्यों पड़ी, व्याकरण है क्या। तो इसके लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं भाषा से, सबसे बेसिक से, कि भाषा क्या है। भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा तरीका जिससे हम अपने विचार को किसी दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, वो भाषा है। तो लिख लेते हैं इसको, भाषा क्या है। भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब यह कई तरह से हो सकता है, जैसे हम लिखित में पहुंचा सकते हैं, मौखिक में पहुंचा सकते हैं, सांकेतिक में पहुंचा सकते हैं। तो कई सारे माध्यम हो सकते हैं किसी भी तरीके से। तो इसको भी लिख लेते हैं, कितने प्रकार से हम इसको भाषा को देखते हैं। पहला है लिखित, लिखित भाषा। दूसरी हो गई मौखिक, और तीसरा है सांकेतिक। लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, तीन प्रकार के हो गई। तो इनमें सबसे पहले लिखित, एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। जैसे इस टाइम कोविड का सीजन चल रहा था, सबके स्कूलों में छुट्टी थी, लेकिन अचानक आपको एक मैसेज आता है, एक मैसेज आता है कि कल आपको, कल उसके बाद एक डेट लिखी हुई है, एग्जाम्पल की तरह मान लेते हैं 16/12/21, कल, या फिर कोई भी डेट मान लेते हैं 14/1/2022, ऐसे करके देख लेते हैं। कल 14/1/2022 को 10:55 पे स्कूल आना है, ऐसा करके एक सबके मोबाइल में एक मैसेज आ गया। तो तुरंत आपको देखते ही मैसेज पता चल गया कि कल आपको स्कूल जाना है। तो ये हो गई लिखित बात, किसी स्कूल ने आपको लिखकर आपको दे दिया, आप समझ गए, ये हो गई लिखित भाषा। वहीं पर आपको मान लो नहीं पता चला, या आपके दोस्त ने फ़ोन किया आपको कि यार कल कॉलेज चलना है या स्कूल चलना है, मैसेज आया है। तो आपने कहा कि अच्छा, मुझे तो कोई मैसेज नहीं आया, तुमने बता दिया, अच्छा किया, ऐसा करके कोई भी। तो उसने आपको बताया कॉल पे, यानी कि ये हो गया मौखिक भाषा। उसने अपनी बात को कहने के लिए कोई पर्ची नहीं दी, कोई मैसेज नहीं दिया, उसने सीधा अपने मुख का प्रयोग किया, अपने मुख का प्रयोग किया, इसीलिए वो हो गई मौखिक भाषा। इसको लिख लीजिए, मौखिक, मौखिक भाषा है ना। और फिर सांकेतिक, जैसे अब आप स्कूल पहुंच गए, मान लीजिए आप लाइन में लगे हुए हैं या क्लास में बैठे हुए हैं, आपके प्रिंसिपल सर आते हैं और आपसे कहते हैं, इधर आपकी तरफ इशारा करते हुए आपको बुलाते हैं ऐसे, या फिर ऐसे बुलाते हैं, किसी तरह भी। तो आप उठकर चले आए उनके सामने। उन्होंने ना कुछ आपको मैसेज दिया, ना आपसे बोले कि इधर आओ या कुछ भी करो, वो सीधा आपको एक इशारा दिए और आप उनकी तरफ चले आए। ये हो गया सांकेतिक। या फिर जो बोल नहीं सकते लोग,
या जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, दोनों प्रकार के लोग होते हैं, उनको इशारों में समझाया जाता है। उनकी एक अलग भाषा इसी तरह की होती है, इशारों में बोल बोल के ऐसे ऐसे करके बताया जाता है। तो वो एक अलग भाषा है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, कि संकेतों के माध्यम से हम अपनी बात दूसरे को पहुंचाते हैं। इसी तरह का एक जोक याद आता है कि एक तो वाइफ होती है किसी की, तो वो ऐसे इशारा करती है उंगली से, उसके बाद उनके पति आते हैं, पूछते हैं क्या काम है, तो वो कहती नहीं बस अपनी उंगली की पावर चेक कर रही थी। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। आप ज़्यादा सांकेतिक भाषा का आप लोग प्रयोग मत किया करिए, संकेत कभी कभी उल्टा हो जाते हैं, दिक्कत होती है। मौखिक लिखित भाषा का ज़्यादा प्रयोग करिए। आपको बता दिया जानकारी के लिए कि 3 भाषाएं होती हैं। तो लेकिन अब इसी में अगर आपके संकेत गलत हो गए, मैंने कहा संकेत अगर जैसे गलत हो गए, तो उसी तरह मौखिक भाषा भी गलत हो सकती है, लिखित भाषा भी गलत हो सकती है। तो इसको बताएगा कौन? इसको बताएगा कौन कि यह गलत आपने कहा है, गलत लिखा है, गलत संकेत है? इसी चीज़ को सुधारने का काम, या उसी चीज़ को बताने का काम, या उसी सब चीज़ को जो आपने कहा है उसको सही ढंग से लिखने को व्याकरण कहते हैं। बात समझ में आ गई? कोई भी बात आपने लिखी, कोई भी बात आपने बोली, वह सही है या नहीं सही है, अगर स्पष्ट नहीं है, सही नहीं है, तो उसको सही करने का काम कौन करेगा? व्याकरण करेगा। एग्जाम्पल से एक समझते हैं, वास्तविक एग्जाम्पल से, कोई उस तरह का एग्जाम्पल नहीं लेंगे। एग्जाम्पल है हमारा सीता सिलाई मशीन चलाती है। क्या चलाती है? सिलाई मशीन चलाती है। क्या लिखा है यहाँ पे? सीता सिलाई मशीन चलाती है। यह एक शुद्ध है, वाक्य शुद्ध है, लेकिन पता कैसे चलेगा? लेकिन अगर इसी वाक्य को ऐसे लिख दिया जाए, कई तरह से लिखा जा सकता है, जिसको भाषा का, जिसको व्याकरण का ज्ञान नहीं, वो कुछ भी लिख सकता है। तो इसको कई तरह से लिखा जा सकता है। जैसे उसने लिख दिया मशीन है सिलाई सीता चलाती, मशीन है सिलाई सीता चलाती, या उसको कहीं भी कुछ भी लिख सकता है चलाती मशीन सीता सिलाई, ऐसे करके भी लिख सकता है। कि मैंने एक समझाने के लिए आपको बता दिया कि सिर्फ उनके स्थान परिवर्तित कर दिए गए हैं, अदल बदल कर दिए गए हैं। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि उसने सब कुछ सही लिखा, सीता सिलाई, मशीन को उसने लिख दिया मशीन, लिख दिया मशीन, सीता सिलाई मशीन चलाती है। एक तीसरा भी सेंटेंस लिख सकते हैं। किसी ने इस तरह लिख दिया कि सीता सिलाई में उसने ये वाला सा इस्तेमाल कर लिया, ये वाला सा, सिलाई मशीन चलाती है। दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाहता हूँ कि गलतियाँ कौन कौन सी हो रही हैं। वाक्य शुद्ध क्या है? सीता सिलाई मशीन चलाती है। लेकिन दूसरे में क्या लिख दिया गया? मशीन है सिलाई सीता चलाती। कुछ नहीं समझ में आ रहा। मतलब यह हुआ, जो यह सेंटेंस हुआ, यह वाक्य संबंधी इसमें अशुद्धि है। अब इसका क्या हुआ? सीता सिलाई मशीन को यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, इसको कर दिया गया है मीशीन, मीशीन कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर शब्द की त्रुटि है, शब्द गलत है, कुछ भी ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सीता सिलाई मशीन चलाती है, सिलाई को उसने सिलाई कर दिया है। क्या कर दिया है? सिलाई को सिलाई कर दिया है। मतलब यहाँ पर वर्ण संबंधी गलती है, एक वर्ण गलत है। सीता को नहीं आता रहा होगा, रैपिडेक्स में उसने नहीं पढ़ा हिंदी, तो इसलिए उसको नहीं पता कि सिलाई लिखा जाएगा कि सिलाई लिखा जाएगा। लेकिन आप पढ़ रहे हैं रैपिडेक्स में, आपसे गलती नहीं होगी, इसीलिए
आप आगे भी पढ़ते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ में आएगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आपको पता चला कि यहाँ पर वाक्य से संबंधित गलती है, क्योंकि यहाँ पर इनके जो स्थान थे उनको इंटरचेंज कर दिया गया है, इधर उधर रख दिया गया है कहीं भी, तो यह वाक्य संबंधी अशुद्धि थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शब्द संबंधी अशुद्धि है और यहाँ पर वर्ण संबंधी अशुद्धि है। तो इसको हम अभी आगे चल के बताएंगे कि ये तीनों कैटेगरी हमने क्यों बताई हैं। आगे बढ़ते हैं इसी में। अगर इनको सही करना हो तो आपका इसका सही स्वरूप क्या है? इसका सही स्वरूप यही है कि सीता सिलाई मशीन चलाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है, वह साधन है जिसकी वजह से या जिसकी सहायता से हम अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करते हैं या फिर उसमें से हम अस्पष्ट को स्पष्ट रूप देते हैं। तो इसी को हम डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन इसकी लिखेंगे, इसको मिटाते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स के बिना पढ़ना व्यर्थ है। सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर हो रहे हो तब तो देख कर समझा भी जा सकता है। आप नोट्स बनाते रहेंगे तो आपके हर तैयारी के लिए, कोई भी तैयारी हो, वीडियो हो, एसएससी हो, कुछ भी हो, एसएससी जीडी में, किसी भी में, आप आराम से एक बार नोट्स पलटेंगे, आपको पूरा तैयार हो जाएगा। आपका जो पोर्शन वीक होगा सिर्फ वही तैयार करना पड़ेगा। तो व्याकरण आप भी इसी तरह डिफरेंट कलर की पेन का इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही प्यारा नोट्स बनेगा आपका। जब भी आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आकर्षक लगेगा। इसीलिए डिफरेंट पेन का यूज करके लिखिए। भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने तथा पढ़ने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने तथा पढ़ने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं। तो समझ में आया होगा आपको। भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने तथा पढ़ने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र या साधन, कुछ भी कह लीजिए, यहाँ पे आप साधन भी लिख सकते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने तथा पढ़ने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र अथवा साधन को व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण वह साधन या वह शास्त्र है जिसकी वजह से हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना समझते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। आप नोट्स में लिखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन इसको पूर्णतः आप नोट्स में लिखा करिए। अच्छे डिफरेंट कलर के पेन से लिखिए। नोट्स आपका जितना सुंदर, आकर्षक लगेगा उतना ही पढ़ने में मजा आएगा और उतना ही आपकी रुचि लगेगी हिंदी को पढ़ने में या किसी भी भाषा को पढ़ने में। जो भी आपका वीक है आप नोट्स बनाएं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी डेफिनेशन कि व्याकरण हमारी क्या है। व्याकरण वह साधन है जिससे हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है या फिर ऐसा शास्त्र है जिससे हम उसके शुद्ध रूप को बोलना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं व्याकरण शब्द आया कहाँ से, व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, व्याकरण शब्द कैसे बना। तो चलिए हम लिखते हैं, आप भी साथ साथ लिखते चलिए नोट्स में। व्याकरण शब्द की
व्युत्पत्ति संस्कृत के व्याकरण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के क्रे धातु में ल्युट प्रत्यय लगकर व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के क्र धातु में ल्युट प्रत्यय और क्या लगेगा, वी, ये वी लिखा है, वी तथा आंग उपसर्ग लगने से हुई है। तो आपको समझ में आया होगा कैसे हुई है। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के क्र धातु से, जो क्र धातु है उसमें ल्युट प्रत्यय लगा और जो वी और आंग उपसर्ग लगा, तब इसकी उत्पत्ति हुई। कैसे देखते हैं। जो ये क्र है, क्री धातु जो है, इसका अर्थ होता है करना, यानी कि जो करना शब्द, करना शब्द आया है हिंदी का, ये सब आया है हमारे संस्कृत के क्र धातु से। तो देखते हैं, हमने सबसे पहले क्री धातु लिखा, क्री, फिर इसमें कौन सा प्रत्यय लगा, ल्युट प्रत्यय लगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा उपसर्ग लग रहा है, इसमें वी उपसर्ग लग रहा है और ये आपका आंग उपसर्ग लग रहा है। ऐसे करके देख लेते हैं। अब इनके मतलब देख लेते हैं। वी का मतलब यहाँ पर होता है समस्त भाषा में जो भी आपकी त्रुटि होती है उसको पूरा करने के लिए जो भी यूज किया जाता है वो हमारा व्याकरण है। दोस्तों, ये जो हमारा आंग है इसको हम लिखेंगे लिखेंगे, इसका होता है आ, इसका आ आएगा। वी का वी आ जाता है, इसका आ जाएगा। क्र धातु का हमने बताया कि कर अर्थ होता है, क्र धातु का ये कर आ गया। और ल्युट का आ जाता है अन या फिर अण, अन या अड़ आ जाता है। दोस्तों, अन या अड़ आ जाता है। आई बात समझ में। तो इसको हम जब जोड़ के लिखेंगे तो कर और अड़ यहां से ये हो जाएगा हमारा करण, ये हमारा यहां से हो जाता है करण। नीचे जा रहा है दोस्तों, तो इसको अलग लिख लेते हैं, ऊपर बढ़ा के लिखे दे रहे हैं। वी का हो गया वी, आंग का आ जाता है आ, क्री का आ गया कर और इसका अण। ठीक है, अब ये क्या बता रहे थे हम, ये हो जाएगा आपका करण, यहां से ये करण हो जाता है। वी और आ, वी आ करण, मतलब वी जब ई में आ लगेगा तो ये पूरा व्या बन जाता है और यहां से ये शब्द बना व्याकरण, आपका शब्द। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर वी है, ये आपका आंग है, और यहाँ पर क्री धातु है और यहाँ पर लुट प्रत्यय है। वी का हमने वी उतार लिया, आंग का आ जाता है और यहाँ से क्री धातु से कर आ जाता है और लिट से अण, तो यहाँ से ये करण बन गया। वी और आ मिलकर व्या बना देते हैं, तो ये पूरा शब्द निर्माण हो गया व्याकरण। दोस्तों, जैसे कि हम अपना मोबाइल फ़ोन देखते हैं, मोबाइल फ़ोन में क्या क्या होता है, जैसे आगे स्क्रीन होती है, टच स्क्रीन होती है, फिर उसके बीच में एक मदरबोर्ड होती है जिसमें आईसी चिप लगाई होती है पूरी, फिर उसके बाद बैटरी होती है। तो ये उसके अंग हो गए, मोबाइल के अंग हैं। अगर इसमें से कोई एक भी काम करना बंद कर दे तो आपका मोबाइल फ़ोन नहीं चलेगा। जैसे कि स्क्रीन उसकी ख़राब हो गई
तो मोबाइल फ़ोन नहीं चलेगा, बैटरी ही नहीं है तब तो ऑपरेट ही नहीं होगा, और अगर बीच की मदरबोर्ड खराब हो गई तो उसको पता ही नहीं चलेगा क्या करना है, वो ना इनपुट ले पाएगा ना आउटपुट दे पाएगा, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। उसी तरह हमारे व्याकरण के भी 3 अंग होते हैं। उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो गई, शब्द संबंधी त्रुटि, वाक्य संबंधी त्रुटि या वर्ण संबंधी त्रुटि, तो इन्हीं त्रुटियों को सुधारने के लिए व्याकरण बना है। और व्याकरण के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। थोड़ी देर पहले देखा कि हमने एक ही वाक्य को उसमें 3 तरह की गलती बताई थी। एक ऐसा वाक्य था जिसमें उसके शब्दों को इधर उधर रख दिया गया था, उसमें हमने बताया था वाक्य संबंधी गलती है। एक में मशीन शब्द को मशीन लिख दिया गया था, वो शब्द संबंधी गलती थी। एक में वर्ण संबंधी गलती थी। तो यही जो अशुद्धियां हैं जिससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि वाक्य क्या लिखा है, तो यही हमारे हैं व्याकरण के अंग। तो चलते हैं, अगली हेडिंग डालेंगे व्याकरण के अंग। अगली हेडिंग व्याकरण के अंग लिखिएगा। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार, ये वर्ण विचार, ये शब्द विचार और ये वाक्य विचार है। जो आपका यह वर्ण विचार होता है, यह आपकी वर्ण या ध्वनि संबंधी अशुद्धियों पर कार्य करता है। पूरा लिख लीजिएगा आप लोग कि जो वर्ण विचार होता है वह ध्वनि या वर्ण संबंधी अशुद्धियों पर कार्य करता है। जो शब्द विचार होता है, इसका कार्य होता है नए नए शब्दों की उत्पत्ति, नए नए शब्दों की उत्पत्ति, पहला हो गया। दूसरा हो गया शब्दावली, शब्दावली पे काम करता है। और तीसरा हो गया सार्थक शब्दों को बताना, सार्थक शब्दों को बताना। सार्थक शब्द कैसे बताएगा ये? इसी के अंदर, हमारे शब्द विचार के अंदर ही हमारे आ जाएंगे। जो शब्द विचार होता है इसी के अंतर्गत हमारे आ जाएंगे जितने भी आपके ये तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव शब्द। यहाँ पे दिख रहा, इसको ऊपर लिखे दे रहे हैं हम यहीं पर। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द बता दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। पर्यायवाची शब्द, रूढ़, यौगिक रूढ़ आदि शब्द जितने भी अंतर्गत आते हैं वो शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं वाक्य विचार की। क्या आपने खाना खा लिया? इस वाक्य में क्या है? यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। अब इसी को दूसरी तरह से लिखते हैं, वह घर नहीं गया है, वह घर नहीं गया है। यह हो जाएगा आपका, यह कैसा हो जाएगा? इंग्लिश में कहें तो ये निगेटिव है, ऐसे निषेधात्मक, निषेधात्मक, इसमें क्वेश्चन मार्क है। ये हो गया प्रश्नवाचक। कैसा सेंटेंस है ये? प्रश्नवाचक। तो यही सारी चीजों को ये वाक्य विचार बताता है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये कैसे संबंधित है, तो वो सारी चीजें वाक्य विचार के अंतर्गत आ जाएंगी, या वाक्य संबंधी अशुद्धियां आपको दी जाती हैं, उनको शुद्ध करा जाता है, उनको शुद्ध किया जाता है। कोई वाक्य दे दिया गया, उसमें बताया जाता है कि कौन सा गलत है, क्या गलती है। ऐसे ही जो भी चीजें आती हैं वो व्याकरण के अंग, कौन से? वर्ण विचार के अंतर्गत सारी चीजें आती हैं।
उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नोट्स बनाते रहिए आप लोग। अब हम इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ चर्चा करेंगे। सबसे पहला लिपि से रिलेटेड, उसके बाद उसी से उसकी लिपि कैसे उत्पत्ति हुई, देवनागरी कैसे आई, इन सभी चीज़ों को अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट वाइज लिखिएगा, इसको पॉइंट वाइज लिखना है। सबसे पहले पॉइंट वाइज लिखिए। पॉइंट्स को लिखते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, हिंदी की लिपि देवनागरी का विकास, हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी है, का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी ऐसे लिखा जाएगा, हा में नहीं मात्रा लगेगी, ये यहाँ से माँ बनता है वहाँ पे लगेगी। ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अभी आपको बताएंगे कैसे ये उससे रिलेट करता है। ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी का विकास कौन सी लिपि से हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। बढ़ते हैं आगे। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, संसार की कई भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। संसार की कई भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। संसार की बहुत सारी भाषाएं होती हैं, एक ही लिपि में कई सारी भाषाएं लिखी जा सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसमें से कौन कौन सी है देख लीजिए। सबसे पहले है संस्कृत, मराठी, गुजराती, नेपाली, अब लिख लीजिए आदि, और भी हो सकती हैं। तो समझ में आया, बहुत सारी भाषाएं होती हैं जो एक ही लिपि में लिखी जाती हैं। तो उन्हीं में से जैसे पूछा जाए देवनागरी लिपि में और कौन सी भाषा है, आपके सामने ऑप्शन हो तो अब आप टिक कर सकते हैं। तो कौन कौन सी है, संस्कृत, मराठी, गुजराती, नेपाली। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आप ऐसे ही वीडियो पर बने रहिए, लाइक वगैरह कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कैसा लग रहा है आपको। उसके बाद हम आगे के पॉइंट्स पढ़ा रहे हैं आपको। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करिएगा, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए आप लोग। लिपि क्या है, मन में क्वेश्चन उठा होगा। चलिए लिखते हैं लिपि क्या है। लिखेंगे हम लोग लिपि क्या है, हेडिंग डालेंगे लिपि क्या है। तो आपको बता दें लिपि क्या है। तो दोस्तों लिपि क्या है, इसको अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे कि जो शब्द हम लोग बोल रहे हैं, आपसे जो मैंने कहा हा, ई, उ, आ, जितने भी ये सारे शब्द कह रहे हैं, इन्हीं को किस तरह से लिखा जाएगा, इनके लिए कौन सा निर्धारित एक चिन्ह है, आदि चीज़ों को ही लिपि कहा जाता है। सिर्फ चिन्ह निर्धारित करने से नहीं होता है, उनको किस तरह से आगे एग्जीक्यूट किया जाएगा। एग्जीक्यूट मतलब कि एक के बाद एक कैसे लिखा जाएगा। जैसे ऊ, कभी कभी ऊ लिखा जाता है, किसी व्यंजन के साथ जुड़ जाता है तो वो मात्रा का स्वरूप ले लेता है। ये सारी चीज़ें एक लिपि का एक पार्ट है कि वो कैसे लिखा जाएगा। तो इसीलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिपि क्या है। किसी भी भाषा को जो हम बोल रहे हैं उसको लिखने के ढंग को कि किस चिन्ह में लिखा जाएगा, आदि को लिपि कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, मौखिक भाषा को लिखिएगा, मौखिक भाषा को
लिखित रूप में लिखने के लिए चिन्हों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि लिपि किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप एक बार में उसको बता सकते हैं कि लिपि क्या है। क्या है लिपि? मौखिक भाषा को लिखित रूप में, हमने आपसे बताया था कि जो चीज हम बोल रहे हैं उसको कैसे लिखेंगे। मौखिक भाषा को लिखित रूप में लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनकी व्यवस्था को ही लिपि कहा जाता है। उसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। अब व्यवस्था कई तरह से हो सकती है। जैसे कि कोई लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, कोई लिपि होती है बाएं से दाएं लिखी जाती है। जैसे मैंने लिखा रैपिडेक्स को सब्सक्राइब करो। ये हमने ऐसे लिखा है। कैसे लिखा है? ये हमने बाएं से दाएं की तरफ लिखा है। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता था। मान लो ये लिपि ऐसे लिखी जाती, रैपिडेक्स को सब्सक्राइब करो। यहां पे ऐसा पूर्ण विराम लगता। हो सकता है उर्दू जैसे इधर से इधर को लिखी जाती है, हिंदी इधर से। तो यही चीज है व्यवस्था। लिपि एक व्यवस्था है कि वो कैसे लिखी जाएगी, लिपि इसी को कहते हैं। तो सब्सक्राइब कर लो, समझ में आ गया हो तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम कैसे मेल खाती है या फिर वह उससे विकास हुआ है। जैसे देवनागरी लिपि लिखते हैं, देवनागरी में हम कैसे लिखेंगे? देवनागरी में हम लिखते हैं छोटा आ, ये हो गया हमारा बड़ा आ, ये हो गया हमारा ई, ये हो गया हमारी बड़ी ई, ये हो गया ऊ और ये बड़ा ऊ। अब अगर इसी को रोमन में लिखा जाएगा, हर लिपि में ऐसे लिखा जाता है, तो रोमन में कैसे लिखा जाता है इसको? रोमन में इसको लिखा जाता है जैसे इसको ए या फिर ए कर दिया। समझ में आया दोस्तों? और इसको 2 बार ए कर दिया जाता है, कैपिटल में भी लिखा जाता है। इसको या तो ई या तो आई, हम आई लेकर चल रहे हैं। इसको क्या लिखा जाता है? ई का उच्चारण के लिए आई लिखा गया। बड़ी ई के लिए 2 बार ई लिख दिया गया, बड़ी ई के लिए 2 बार। ऊ के लिए यू का प्रयोग किया गया, बड़े ऊ के लिए डबल ओ। तो देखा हमने रोमन में ऐसे लिखा गया। अब लेकिन जब ब्राह्मी की बात करते हैं तो ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाएगी? ब्राह्मी लिपि में जो आ होता था हमारा वो उल्टा के कुछ इस प्रकार से बनता था। ये यहाँ पे यहाँ जुड़ा होता था, ये ऐसे जाके देखिए ये आ, ये थोड़ा सा आगे चल के ऐसे मोड़ दिया गया। पहले ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था, बाद में इसको इस तरफ को मोड़ दिया गया। तो ये पहले ऐसे बनता था। अब जो हमारी देवनागरी लिपि में है वो इस प्रकार से कुछ बनता है। उसके बाद जो बड़ा आ होता था वो भी इसी तरह बनता था। उसमें मात्रा यहाँ पे लगती थी ऊपर। उसमें मात्रा दोस्तों कहाँ लगती थी? जैसे हमारे में बगल में एक डंडा खींच देते हैं, उसमें बगल में नहीं, उसमें ऊपर ऐसे मात्रा लगती थी।
ई के लिए ब्राह्मी लिपि में 3 बिंदी का प्रयोग करते थे। ई के लिए क्या करते थे? 3 बिंदियों का प्रयोग करते थे। जैसे 3 बिंदी बनाई जाती हैं ऐसे, तो उसी से मिलता जुलता कुछ इस प्रकार से देखिए ई बन गया हमारा। तो उसी तरह वो वहां से विकास हुआ। जो ऊ था हमारा, ये हो गया ई के लिए। ऊ के लिए दोस्तों एल, कैपिटल एल, जो एल लिखा जाता है, एल फॉर लॉयन, कैपिटल एल का प्रयोग करते थे ऊ के लिए। ऊ के लिए, ठीक है दोस्तों। और ए के लिए वहां पे एक ट्रायंगल का प्रयोग करते थे, एक ट्रायंगल बना लेते थे ए के लिए। तो इस प्रकार से देखा गया कि कहीं ना कहीं से दिख रहा है आपको कि ये ए की तरह लगता है, ये बड़े आ की तरह लगता है, मतलब आ की तरह लगता है, बड़ा आ की तरह लगता है, ये ई की तरह कुछ ना कुछ सिमिलर लग रहा है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी देवनागरी लिपि है उसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वर्ण विचार की। वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार क्या है दोस्तों? अभी हमने बताया कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। तो उसी में पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार हमारा दोस्तों क्या बताता है? वर्ण विचार हमारा बताता है वर्ण संबंधी अशुद्धि को दर्शाता है। वर्ण विचार हमारा वर्ण संबंधी अशुद्धि को बताता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ण क्या है। अब वर्ण संबंधी अशुद्धि को बताएगा तो वर्ण आखिर है क्या? वर्ण हमारा दोस्तों होता है मौखिक ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वह छोटी से छोटी मौखिक सार्थक ध्वनि, ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया ऐसा करके कुछ भी निकल रही है आवाज, ऐसे आवाज निकल रही है, इनको हम वर्ण नहीं कहेंगे। वर्ण के लिए एक सार्थक ध्वनि का होना जरूरी है। जैसे आ ई ऊ ऐसा करके, है ना, का खा ऐसा करके, ये सारी हमारी हो गई सार्थक ध्वनियां। तो ऐसे वर्ण जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे मौखिक ध्वनि जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। के लिखित रूप के लिए प्रयोग में लाए गए चिन्हों को वर्ण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। आइए लिखिए, वर्ण विचार, हेडिंग करिएगा, वर्ण विचार। सबसे पहले वर्ण देख लेते हैं। वर्ण क्या है? कौन सी मौखिक ध्वनियां? जो भी सार्थक ध्वनियां होती हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। मौखिक ध्वनियां की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं के लिखित रूप में प्रयोग किए गए। जब उसको किसी भी चीज को हम लिखते हैं, आ के लिए जो भी चीज हम लिखते हैं उसके लिखित रूप के लिए एक पर्टिकुलर एक चिन्ह होता बनाते हैं हम लोग। उस चिन्ह को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो ऐसा बेसिक से आप समझेंगे तो एक एक चीज समझ में आएगी, रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। दोस्तों अब वर्ण पढ़ लिया, अब वर्णमाला क्या है? वर्ण विचार में आता है वर्णमाला। तो पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण के आधार पर ब्लर हो रहा दोस्तों, मैं बोल भी रहा हूं, आप लोग समझने का प्रयास करिए। उच्चारण के आधार पर की गई व्यवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों समझ में आया होगा किसे वर्णमाला कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं वर्णों के उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर सबसे पहले जैसे कंठ वालों को रख देते हैं। उच्चारण वाली बात इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बता दे रहे हैं। सबसे पहले कंठ को रख देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? तालव्य रख देते हैं, उसके बाद इसी तरह कैटेगराइज्ड करके उनको रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। वर्णमाला क्या है? वर्ण क्या है? जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसमें प्रयोग में लाए गए जो चिन्ह होते हैं उन्हीं को वर्ण कहते हैं।
लेकिन वर्णमाला क्या है, उन्हीं को जो व्यवस्थित क्रम में लगा दिया जाता है, एकदम व्यवस्थित एक एक करके कोई चीज़ कहाँ होगी अच्छे से जब उनको सुसज्जित कर दिया जाता है तो वो हमारी बन जाती है वर्णमाला। समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा वर्णमाला, है ना दोस्तों। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है। वर्णमाला हेडिंग डालते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला हमारा कितने भाग में विभाजित है। वर्णमाला को हम 3 तरह से देखेंगे। वर्णमाला हमारा है, सबसे पहला जो है वो है क्या है दोस्तों, वो है हमारा स्वर, फिर अयोगवाह, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। दोस्तों स्वर क्या है, स्वर वो है जिनको बोलने के लिए हमें स्वतंत्र रहना पड़ता है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। और व्यंजन क्या है, व्यंजन वे हैं जिनको बोलने की या उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब बात कर लेते हैं अयोगवाह। अयोगवाह वे हैं दोस्तों जो दिखते स्वर की तरह है लेकिन बिहेव करते हैं व्यंजन की तरह, लेकिन ये ना तो स्वर है ना व्यंजन है। तो इनकी संख्या की बात कर लेते हैं। स्वरों की संख्या होती है 11, अयोगवाह की संख्या होती है 2, और व्यंजन की दोस्तों बात कर लेते हैं तो व्यंजन की संख्या होती है 33 होते हैं पारंपरिक, 4 होते हैं संयुक्त, और 2 व्यंजन होते हैं द्विगुण व्यंजन, जिनको हम द्विगुण कहते हैं। तो इन सबका योग करें तो आ जाएगा 52। टोटल वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। अक्षर या वर्ड, वर्णमाला में टोटल 52 वर्ड होते हैं। तो वर्ड, वर्ड से बनता है आपका शब्द, शब्द से आपका बनता है वाक्य, और इसी वाक्य से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान। तो आज के इस व्याकरण परिचय में हमने बहुत कुछ सीखा। वर्ण विचार हम स्टार्ट कर चुके हैं। वर्ण विचार को हम अगली वीडियो में पूरे फुल डिटेल में समझेंगे, स्वर को समझेंगे। अगला टॉपिक होगा हमारा स्वर। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस आप तक मिलती रहेंगी। धन्यवाद।